वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइटोप्थोरा। दोस्तों फाइटोप्थोरा फंजाई का टॉपिक है और ये बॉटनी के फर्स्ट पेपर में आता है। तो फाइटोप्थोरा में हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन देखते हैं दोस्तों। किंगडम इसका माइकोटा है। माइकोटा ही क्यों फंजाई भी कहते हैं। माइकोटा को ही फंजाई भी कहते हैं। डिवीजन यूमाइकोटा है। क्लास ऊमाइस्टीज है। ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स है। फैमिली पाइथेसी है। जीनस इसका फाइटोप्थोरा है जिसे हमें डिस्कस करना है। फाइटोप्थोरा की दोस्तों पूरी लाइफ हिस्ट्री हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना एग्ज़ाम में आने वाला एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो बेसिकली इसके तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट, दूसरा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और तीसरा इसका रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। तो वन बाय वन हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले देखेंगे इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं फाइटोप्थोरा एक पैरासिटिक फंजाई है। कैसी है? पैरासिटिक फंजाई है। ये डिफरेंट प्लांट्स में डिसीज कॉज करती है। तो सबसे पहली स्पीसीज, तो पहली बात तो ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक है। जो इसके स्पीसीज हैं कुछ जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। पहली स्पीसीज है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये क्या करती है दोस्तों? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक डिसीज का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो में डिसीज कॉज करती है जिसका नाम है लेट ब्लाइट डिसीज। ये लेट ब्लाइट इसलिए नाम है क्योंकि क्या कहते हैं, जो पोटैटो होता है उसकी लाइफ पीरियड में, लाइफ साइकिल में जो आखिरी की फेजेस आती हैं, मतलब वो जब बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है, तो उस फेज़ में क्या होता है, ये जो स्पीसीज है ये डिसीज कॉज करती है और वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरी स्पीसीज है दोस्तों इसकी फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा। फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा ये दोस्तों क्या करता है? बड रॉट ऑफ पाम ट्री। जो उसके बड्स होते हैं पाम ट्री के, उसमें डिसीज कॉज करती है, उसे डैमेज कर देती है। बड रॉट ऑफ पाम ट्री के जो बड्स होते हैं उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है और बड्स को ये डैमेज कर देता है और फाइनली जो होता है पाम की ट्री वो इन्फेक्टेड हो जाती है और उसे नुकसान पहुंचता है। तीसरी स्पीसीज है दोस्तों फाइटोप्थोरा क्लोकोसिया। फाइटोप्थोरा क्लोकोसी ये डिसीज कॉज करती है लीफ स्पॉट ऑफ क्लोकोसिया। लीफ स्पॉट ऑफ क्लोकोसिया यानी कि क्लोकोसिया जो प्लांट होता है उसकी लीफ पे स्पॉट कॉज करता है। मीन्स जहाँ पे इन्फेक्शन करता है वहाँ की जो क्लोरोफिल होती है वो डिसअपियर हो जाती है और वहाँ पे एक स्पॉट लाइक अपीयरेंस आता है। उसी से इसका नाम पड़ा लीफ स्पॉट ऑफ क्लोकोसिया। ये तीन स्पीसीज हैं मेनली। पहली है इन्फेस्टेंस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है। दूसरी है फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा, बड रॉट ऑफ पाम। ये पाम ट्री जो ताड़ का पेड़ होता है उसके बड्स को इन्फेक्ट करती है। तीसरी है फाइटोप्थोरा क्लोकोसिया, लीफ स्पॉट ऑफ क्लोकोसिया। फाइटोप्थोरा क्लोकोसिया लीफ स्पॉट ऑफ क्लोकोसी, यानी कि क्लोकोसिया के जो लीफ स्पॉट होती है उसको ये कॉज करता है। तो लीफ स्पॉट में क्या कहते हैं, जो लीफ पे क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसे ये डाइजेस्ट कर देता है, उसे हार्म पहुंचाता है और फाइनली क्या होता है कि एक स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे जनाई देता है हम लोग को। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा लीफ स्पॉट ऑफ क्लोकोसिया। तो दोस्तों और जो इसका मतलब एक सर्वाइवल टेम्परेचर और वो है जो हैबिट है वो लगभग 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है और उसे मॉइस्चर बहुत बढ़िया से चाहिए। जब मॉइस्चर बहुत एकदम परफेक्ट होगा तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे से क्या होता है रिप्रोड्यूस करेगा। यानी कि 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यानी कि ये टेम्परेचर लगभग फरवरी या फिर नवंबर में
इसे मिलता है। तो फरवरी में क्या होता है दोस्तों कि आलू बिल्कुल पककर तैयार हो जाते हैं, और उसी समय क्या होता है ये डिसीज़ कॉज करता है, उसी समय ये हाई मतलब इसका जो रिप्रोडक्शन है वो उसका रेट जो होता है बहुत हाई हो जाता है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वही है, फरवरी के महीने में लगभग आलू की फसल बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है। तो उसी समय ये क्या करता है, और उसी समय क्या होता है बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और जो मॉइस्चर होता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है, यानी कि ओस जो गिरा करती है वही मॉइस्चर का काम करती है, और उसी में वही इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, उसी में ये क्या करता है डिसीज़ कॉज करता है। और बाकी सारी स्पीसीज़ के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत मायने रखता है। तो अब ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट। तो ये 3 स्पीसीज़ हम लोगों ने देखा, और इसका जो क्या कहते हैं सर्वाइवल टेम्परेचर और 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है, और मॉइस्चर इसको बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों। ये था इसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका जो होता है दोस्तों वो इसके जो हाइफी होते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि इसके जो हाइफी होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे ब्रांच होंगे, सिनोसिटिक होंगे, एसेप्टेट होंगे। सिनोसिटिक का मतलब जो होता है उसमें फ्लूइड जो भरा होता है वो बिल्कुल सारे पूरी की पूरी सेल में क्या होता है एक लीनियर मैनर में अरेंज होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये इसकी हाइफी है, सिंपली देख रहे हैं हम लोग, इसमें एसेप्टेट है। पहली बात तो ये एसेप्टेट है, यानी कि इसमें कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि वॉल का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है दोस्तों। सेप्टा का मतलब होता है वॉल, यानी कि इसमें कोई सेपरेशन डिस्क नहीं पाई जा रही है, कोई भी सेल एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रही है। बीच में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है वो पूरी की पूरी सेल में लीनियर मैनर में अरेंज है, यानी कि जो इसका सेल ऑर्गेनेल होंगे, जो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सारे इसके सेल ऑर्गेनेल पूरे में लीनियरली अरेंज रहेंगे, यानी कि पूरी के पूरे सेल में अरेंज रहेंगे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। दूसरी बात ये ब्रांच होता है, इसमें ब्रांच होती है। तीसरी बात ये सिनोसिटिक कंडीशन होती है इसमें। सिनोसिटिक यही थी जो क्या कहते हैं अगर एसेप्टेट कोई फंजाई है या कोई भी सेल अगर एसेप्टेट है तो उसमें सिनोसिटिक कंडीशन जरूर रहेगी, यानी कि एसेप्टेट कंडीशन को ही सिनोसिटिक भी कहा जाता है। तो एसेप्टेट का मतलब कि कोई सेप्टा नहीं है, सिनोसिटिक का मतलब जो भी इसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है वो लीनियरली पूरे सेल में अरेंज है, कोई भी न्यूक्लियस किसी भी सेल में डिफरेंट नहीं है। यानी कि मान लीजिए अगर ये एक पूरी सेल इसे मान लीजिए तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी, कई सारे न्यूक्लियस एक साथ रहेंगे। ये उसका हो गया कैसा एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि ये कैसा है ब्रांच है, इसकी जो हाइफी है वो ब्रांच है। हाइफी जो होता है दोस्तों वो उसकी सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फंजाई के सेल की हाइफी। तो हाइफी जो होंगी इसकी कैसी है, ब्रांच है पहली बात तो। दूसरी बात इसमें कोई सेप्टा नहीं, वॉल का फॉर्मेशन नहीं है इसमें, कोई भी सेल अलग अलग अरेंज नहीं है, यानी कि सब सेल एक साथ लीनियर मैनर में अरेंज है, एक के साथ एक, कोई भी बीच में सेपरेशन डिस्क नहीं है इनके बीच में सेल्स के। दूसरी बात जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो पूरे में पूरे फ्लोट कर रहे हैं, सारे न्यूक्लियस आपस में एक साथ मिले हुए हैं। अगर हम इसे एक सेल कंसीडर करते हैं तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी। अब दोस्तों ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं प्लांट्स में, तो सबसे पहले जो इसकी मान लीजिए कोई स्पोर आके लीफ पे गिर गया, वो किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू क्या करेगा प्लांट की टिश्यू में इंटर करेगा। तो देखते हैं आगे हम लोग फिगर के हेल्प से। मान लीजिए ये किसी लीफ की एपिडर्मिस है, ये लीफ की एपिडर्मिस है, मान लीजिए ये एपिडर्मल सेल्स है, ये यहाँ पे क्या है नेचुरल ओपनिंग है। नेचुरल ओपनिंग दोस्तों क्या है, यहाँ पे स्टोमेटा है। ये इसकी नेचुरल ओपनिंग है। ऐसे ही बहुत सारी मतलब पूरी एपिडर्मिस में ये ऐसे स्टोमेटा होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पोर आके गिरा लैंड हुआ तो क्या करेगा ये स्पोर अब जर्मिनेट होना चाहेगा।
ये स्पोर का जो जर्मिनेशन है, मतलब इसमें से एक हाइफी निकलेगी स्पोर से। जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो हाइफी निकलेगी, यानी कि हाइफी मैंने बताया जो फंजाई की सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हाइफी होती है, यानी कि जिससे एक फंगस स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को कहते हैं हम लोग हाइफी। तो ये जब जर्मिनेट होगा तो इसमें से एक हाइफी निकलेगी। अब वो जो हाइफी होगी वो इधर से नहीं आएगी, इधर से मतलब सेल को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं एंटर करेगी, ये किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू यानी कि स्टोमेटा के थ्रू जहाँ कहीं भी गिरेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए गिर गई तो ये जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा नहीं है। स्टोमेटा के आसपास गिरेगा तभी ये जर्मिनेट होगा, और इसके जो हाइफी हो ग्रो करके इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि सेल के टिश्यू में आ गए। अब क्या होगा कि इसको जो हाइफी ग्रो कर रहे हैं वो इंटरसेलुलरी ग्रो करेंगे, यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस जो है, यानी कि ये जो स्पेस है ये सब, यहीं पे इसके हाइफी क्या होंगे, ग्रो होंगे। ये स्पोर गिरा, इससे हाइफी जर्मिनेट हुई। अब इसके बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, यहीं पे ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और इसमें से कुछ हाइफी जो हुई वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और वो एक ग्लोबुलर, उनके मतलब टिप पे क्या होगा, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये हाइफी क्या होंगी, इंट्रासेलुलर ग्रो करेंगी, यानी कि सेल के अंदर ग्रो कर जाएंगी। इंटरसेलुलर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि दो सेल के बीच में जो स्पेस है, जैसे इंटरनेशनल होता है तो दो नेशन के बीच में जो कुछ भी होता है, यानी कि दो देशों के बीच में, वैसे ही यहाँ पे इंटरसेलुलर है तो यहाँ पे दो सेल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो कुछ सेल हैं जो इंटरसेलुलर ग्रो करेंगी, और कुछ सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होके हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करती हैं दोस्तों। हॉस्टोरिया जो होता है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अब हॉस्टोरिया का काम क्या है दोस्तों, हॉस्टोरिया एक फूड एब्जॉर्बिंग सेल होती है। ये फंजाई के लिए अब ये ग्रो कर रहा है तो इसे न्यूट्रिशन भी चाहिए, ये भूखा तो रहेगा नहीं। और ये जो इसके सेल्स हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो कर रहे हैं, ये फूड बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। तो इसके फूड एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी हाइफी जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, और ये हॉस्टोरिया बनाएंगी। ये हॉस्टोरिया है दोस्तों। ऐसे ही कई सारी सेल्स में ये ग्रो कर जाएंगी इंट्रासेलुलरी, तो ये बनाएंगी क्या, हॉस्टोरिया। और यही हॉस्टोरिया के थ्रू इनमें न्यूट्रिशन होगा, ये न्यूट्रिशन लेंगी, फूड एब्जॉर्ब करेंगी। हॉस्टोरिया का मतलब होता है फूड एब्जॉर्बिंग सेल्स ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि किसी ये ओल्ड लीफ पे ही अटैक करती हैं, यानी कि ओल्ड लीफ के जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस पावर होती है वो कम हो जाती है। जैसे क्या होता है ओल्ड पर्सन में बीमारियां जल्दी आती हैं, तो वैसे ही ओल्ड लीफ जो होगी प्लांट की, उसमें क्या होगा कि ये ग्रो करेंगी सबसे पहले। उसके बाद स्टेम के थ्रू ये न्यू लीफ पे भी जाएंगी, बर्ड्स पे जाएंगी, और फाइनली फ्लोरल पार्ट को या फिर उसके ट्यूबर को भी इन्फेक्ट कर देंगी, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट को ये इन्फेक्ट कर देंगी एट लास्ट। तो ये हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दोस्तों। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक जो है इसका रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग देखा दोस्तों, इसमें क्या था, जो इसकी हाइफी थी वो ब्रांच थी, एसेप्टेड थी, यानी कि कोई सेप्टा नहीं था, सिनोसिटिक कंडीशन थी। मान लीजिए कोई स्पोर आके लीफ पे लैंड हुआ, अगर वो सुटेबल होस्ट है, आलू का ही पौधा है वो, तो उसमें किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस में इसकी हाइफी ग्रो कर जाएंगी। कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और हॉस्टोरिया बनाएंगी। हॉस्टोरिया जो होता है वो फूड एब्जॉर्बिंग सेल्स होती हैं, ये फूड न्यूट्रिशन लेंगी इस होस्ट टिश्यू से, और ये और ज़्यादा ग्रो करेंगी। सबसे पहले ये ओल्ड लीफ पे ग्रो करेगा, उसके बाद न्यू लीफ पे, और एट लास्ट पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा दोस्तों। तो ये था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कुछ भी ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। अब बीएससी है तो थोड़ा डीप में तो जाना ही पड़ेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों इसका हम लोग। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब कि 1 से 2 होना, अपना नंबर बढ़ाना, मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि 1 से 2, 2 से 4 अपना नंबर बढ़ाना। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इसमें 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, फाइटोप्थोरा के केस में। तो क्या कहते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें कैसा होता है, यानी कि कब होता है, वो फेवरेबल कंडीशन में होगा। यानी कि जब उसे अच्छे से टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलता रहेगा तो वे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा कि अगर फेवरेबल कंडीशन में उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होगा। और अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तो क्या होता है, जब अगर मेनली तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल का चांस खत्म होते जाते हैं जैसे जैसे हम हायर में जाते हैं। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो भी रहा है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, और फेवरेबल कंडीशन में कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसे जैसे लोअर में आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दोस्तों देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दोस्तों जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि जब 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जियोस्पोर के फॉर्मेशन से होता है। ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। कैसा, फेवरेबल कंडीशन में होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ जियोस्पोर। जियोस्पोर के फॉर्मेशन से होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो हाइफी है इसकी वो कुछ मतलब वेरी स्पेशलाइज्ड, बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। हाइफी जो है इसकी, यानी कि जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और नेचुरल ओपनिंग के थ्रू होस्ट टिश्यू से बाहर आ जाएंगी। यानी कि लीफ से, अगर लीफ में है तो स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर आ जाएंगी। तो क्या होगा, उन्हें हम कहेंगे, जो बाहर आ गई वो ब्रांच्ड होंगी हाइफी, और उन्हें हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। एक बार देख लेते हैं फिगर की हेल्प से। ये आप लिखना चाहे तो लिख ले, फेवरेबल कंडीशन में होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ जियोस्पोर होगा। सपोज मान लीजिए अगर ये क्या है, एक एपिडर्मिस है सेल की, ये इसका स्टोमेटा है, नेचुरल ओपनिंग है इसकी, यहाँ पे ये हाइफी ग्रो कर रही है इसकी, ये इसका सेल्स है, हाइफी यहाँ पे ग्रो कर रही है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, कुछ इंट्रासेलुलर भी हैं जो हाइस्टोरिया बना रही हैं। अब इसमें से कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड, और ये नेचुरल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएंगी। और ये कैसी होंगी दोस्तों, ब्रांच्ड होंगी, इनमें ब्रांच पाई जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक ही बनाया है, लेकिन कई सारी हाइफी जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर आप नेकेड आइज से देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं आपको, ये बहुत ही स्मॉल होती हैं। तो ये क्या होंगी, ये हाइफी जो हैं वो बाहर आ जाएंगी, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे कहेंगे दोस्तों स्पोरेंजियोफोर। क्या कहलाएगा, ये स्पोरेंजियोफोर कहलाएगा। अब अगर ये स्पोरेंजियोफोर है दोस्तों, तो इसके ऊपर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। स्पोरेंजिया जो है वो पियर शेप्ड है, ऐसे स्पोरेंजिया इस पे लगे होंगे।
ऐसे कई सारी हाइफे निकलेंगी, तो कई सारे अलग अलग ब्रांच में एक एक स्पोरेंजिया इसमें लगे होंगे। अब जब ये स्पोरेंजिया जो है वो पियर शेप्ड है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पियर शेप्ड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है वो पियर शेप्ड है। अब जब ये क्या कहते हैं स्पोरेंजिया क्या होंगी, जब मैच्योर हो जाएंगी तो अपने आप ये इससे डिटैच हो जाएंगी और ईजिली एयर में क्या होंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी। और जो क्या कहते हैं ये स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजियम है ये एपिकली हैलाइन होती हैं। यानी कि देखिए जैसे एक बादाम होता है, बादाम का जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा पतला होता है और बेस जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। और ये कैसे होंगी, इसमें स्टाक होगा और एपिकल हैलाइन होंगी। ये इसमें स्टाक है, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका डिप्लॉयड है दोस्तों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी हैप्लॉयड स्टेज नहीं आती है, कोई भी सेल उसमें हैप्लॉयड नहीं होगी उसकी पूरी लाइफ साइकिल में। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो याद रखिए कि कभी भी उसमें हैप्लॉयड स्टेज नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे गैमेट का ना तो फॉर्मेशन होता है ना तो फ्यूज़न, और हैप्लॉयड सिर्फ गैमेट ही होते हैं दोस्तों। हैप्लॉयड और भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर इसके जो पेरेंटल सेल में जो प्लॉयडी है इसकी, अगर इसके पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो इसका जो ये डॉटर सेल भी बनेगी वो भी डिप्लॉयड ही रहेंगी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो अगर इसके जो क्या कहते हैं सेल्स है, पेरेंट सेल हैं, वो अगर डिप्लॉयड हैं तो जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगी या जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। लेकिन यहाँ पे ये डिप्लॉयड है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो ये स्पोरेंजिया है वो एपिकल हैलाइन है और इसमें एक स्टाक है और इसके साथ एक कैसा न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। तो दोस्तों अब अगर ये इजली एयर में डिस्पर्स हो गए स्पोरेंजिया, अब अगर किसी सुटेबल होस्ट पे लैंड हो जाएंगे तो फिर से जर्मिनेट करेंगे और फिर से पूरे प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका जो जर्मिनेशन है वो दो तरह का है दोस्तों, पहला है डायरेक्ट जर्मिनेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। तो देखते हैं वन बाय वन हम लोग। डायरेक्ट जर्मिनेशन जो है दोस्तों वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा उसमें स्टेप थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि स्पोर्स बन गए, यानी कि स्पोरेंजियम बन गया, अब उसका जर्मिनेशन होना है। तो जर्मिनेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है स्पोरेंजिया का, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट जर्मिनेशन में देखेंगे हम लोग। तो जो क्या कहते हैं स्पोरेंजियम होता है, अगर वो डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा तो डायरेक्ट किस कंडीशन में होगा दोस्तों, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से एबव रहेगा, यानी कि फेवरेबल कंडीशन फिर भी है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी एक्सीड हो जाता है तब भी क्या है, उसके लिए कंडीशन जो है वो फेवरेबल ही है। लेकिन अगर फिर 30 तक पहुंच गया या 30 के अबव पहुंच गया तो क्या होगी, कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी और उस कंडीशन में वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। या फिर 10 से नीचे टेम्परेचर हो जाए, बहुत ठंडी हो जाए या बहुत गर्मी, तो कंडीशन जो होगी वो अनफेवरेबल हो जाएगी। अगर 20 से 20 तक 15 to 20 या 25 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, तब भी उसके लिए नॉर्मल ही है। तो यानी कि ये डायरेक्ट जर्मिनेशन जो हो रहा है वो अगर मान लीजिए 20 डिग्री से बेसिकली 20 डिग्री पे ही होता है, मतलब आसपास उसके, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 20 पे ही है। अगर आसपास 20 के है, 25 तक भी है, तो कैसा जर्मिनेशन होगा, डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। तो डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, जो स्पोरेंजिया बना था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसी में जो स्पोरेंजिया बना था वो कैसे बिहेव करेगा, कोनिडिया की तरह। कोनिडिया क्या होता है दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो भी हेल्प करते हैं, स्पोर की तरह ही स्पोर है वो भी एक टाइप का। तो ये जो क्या कहते हैं स्पोरेंजियम बना है ये एज ए कोनिडिया बिहेव करेगा। ये मान लीजिए
ये स्पोर है। एपिकल हेलाइन है दोस्तों, इसके पास एक न्यूक्लियस है, एक इसमें स्टाक है। अब ये कैसे बिहेव करेगा, कोनिडिया, बिहेव्स लाइक कोनिडिया, ये कोनिडिया की तरह बिहेव करेगा। और जो कोनिडिया होता है दोस्तों वो डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाता है। ये स्पोरेंजियम है। अब ये डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा दोस्तों। इसमें से क्या हुआ, ये एक हाइफी निकली और एक प्लांट को इनफेक्ट, अगर सुटेबल होस्ट पे गिरे और टेम्परेचर और मॉइस्चर अच्छे से मिल रहा है इन्हें, तो ये तुरंत जर्मिनेट हो जाएंगे। ये जो स्पोरेंजियम है ये कोनिडिया की तरह बिहेव करेगा और कोनिडिया डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएगा और एक नए प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। बस इसमें इतना ही है दोस्तों। डायरेक्ट जर्मिनेशन में जो स्पोरेंजियम था वो एज ए कोनिडिया बिहेव करने लगा। कोनिडिया जो हुआ वो डायरेक्ट जर्मिनेट कर गया, डायरेक्ट उसमें से एक हाइफी निकली और प्लांट की किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू वो टिश्यू के अंदर चली गई और वहाँ पे उसने ग्रो किया, खाएगी पिएगी बड़े होगी। फिर से ये जो क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है फिर से वो रिपीट करेगी। तो ये था डायरेक्ट जर्मिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के बारे में। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है दोस्तों, ये कब होता है, ये अगर मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे आ गया, तो इस कंडीशन में जो उसका जर्मिनेशन है वो इनडायरेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए स्पोरेंजियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसमें स्टाक है, ये एपिकल हेलाइन है। एपिकल हेलाइन का मतलब जो अपर पार्ट है इसका वो थोड़ा नैरो है। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है दोस्तों ये माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगी इसमें, और लार्ज नंबर ऑफ माइटोसिस होगी। मतलब लार्ज नंबर ऑफ, ये जो अभी इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, कोई भी सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करके कई सारे माइटोटिक डिवीज़न होंगे, माइटोसिस होगी दोस्तों, यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न। जितने क्रोमोसोम में नंबर हैं उतने इसके डॉटर सेल में भी नंबर आएंगे। मतलब जितना इसमें पेरेंटल सेल में न्यूक्लियस है उतने ही डॉटर सेल में भी आएंगे। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कई बार डिवाइड हो जाएगा माइटोसिस के थ्रू। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है, ये याद रखना है दोस्तों। कैसा है ये, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। तो क्या हुआ, इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन गए क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। अब इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक सिस्ट बन जाएगी या सेल वॉल बन जाएगी। हर एक न्यूक्लियस को ये क्या करेगी, कवर कर देगी। ये चाहे तो आप एक नया स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, पहले सिर्फ न्यूक्लियस दिखाइए फिर ऐसा सेल्स इसके दिखाइए। क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन गए। अब इसमें हर एक में एक सेल बन गई, एक मतलब सेल वॉल या सिस्ट बन गई, इनके चारों ओर इसे घेर दिया साइटोप्लाज्म के साथ इसे। अब जो अगले स्ट्रक्चर में है दोस्तों उसमें क्या होगा, ये जो बने हैं अब न्यूक्लियस ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सेल बनी है ये कन्वर्ट हो जाएगी जूस्पोर में। जूस्पोर कैसा होगा दोस्तों, किडनी शेप्ड होगा और बाइफ्लैजेलेट होगा। जूस्पोर है दोस्तों इसलिए ये मोटाइल है। जू मीन्स मोटाइल होता है बायोलॉजी में, कहीं भी जू आए तो उसका मतलब मोटाइल है। और मोटाइल होने के लिए कोई मूवेबल ऑर्गन होना चाहिए इसके पास, तो इसके पास जो है वो फ्लैजेला है और फ्लैजेला का जो नंबर है वो 2 है। तो इसमें 2 फ्लैजेला है दोस्तों। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किडनी शेप्ड है। इसमें कई सारे जितने यहाँ पे न्यूक्लियस बनेंगे ये इतने ही जूस्पोर यहाँ पे बन जाएंगे। हर एक में 2 फ्लैजेला होगा। ऐसे ही कई सारे जूस्पोर बन जाएंगे इसमें। तो ये अब क्या कहलाएगा, जूस्पोरेंजियम। अभी तक ये पहले कैसा बना था, स्पोरेंजियम बना था।
जब इसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो ये कैसे बिहेव करने लगा, जूस्पोरेंजियम, या यहाँ से भी आप जूस्पोरेंजियम कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे लेटर क्या हो रहा है, जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम यहीं पे कहेंगे इसे जूस्पोरेंजियम। अब इसमें आगे देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है, जब जूस्पोर बन गए तो इसकी जो वॉल है, जूस्पोरेंजियम की जो वॉल है वो रप्चर हो जाएगी। इसे चाहे तो आप एक नेक्स्ट फिगर में बना सकते हैं। तो क्या हुआ, इसकी वॉल जो थी वो रप्चर हो गई। अब ये वॉल रप्चर हो गई और जो स्पोर है वो मोटाइल है, यानी कि जो स्पोर है तो ये बाहर आ जाएंगे वॉल से, यानी कि इस कवरिंग से, जूस्पोरेंजियम की कवरिंग से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के बाद क्या होगा, मान लीजिए एक जूस्पोरेंजियम बाहर आए, किडनी शेप्ड है, बाइफ्लैजेलेट है। अब ये क्या करेगा, अपना फ्लैजेला जो होगा उसे रिमूव कर देगा और ये एक ओवल स्ट्रक्चर में आ जाएगा और इसके चारों ओर एक सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट क्या होती है, एक थिक और रेजिस्टेंट वॉल होती है दोस्तों, जिसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके चारों ओर क्या बन गई, सिस्ट बन गई, एक वॉल बन गई। ये थोड़ा टेम्परेचर कम था इसलिए इसे इतने सारे प्रोसेस करने पड़े, यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं थी इसमें जब ये स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हुआ, जो स्पोर ने अपना फ्लैजेला रिमूव कर दिया और क्या हुआ इसमें कि एक सिस्ट बन गई। तो इसे क्या कहेंगे, इंसिस्टेड जूस्पोर। ये कैसा है, इंसिस्टेड जूस्पोर है। अब जब अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई फिर से, तब ये क्या करेगा, फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। क्या करेगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा दोस्तों, यानी कि ये जो इंसिस्टेड जूस्पोर था अब ये क्या होगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आ गई। इसमें अब हाइफी निकलेगी और किसी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू, प्लांट के लीफ के नेचुरल ओपनिंग के थ्रू उसके इंटरसेलुलर स्पेस में चली जाएगी टिश्यू के, और वहाँ पे फिर से ये अपना सारा प्रोसेस, यही पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करेगी। फिर से वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये यहाँ तक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है या फिर मैंने कुछ गलतियाँ की हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं तुरंत लेके आऊँगा आपके पास, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसमें इतना ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ बचा है इसकी लाइफ हिस्ट्री में, वो मैं इसी वीडियो में तुरंत बनाऊँगा, लेकिन आपके पास 2 वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू।